My dear girls and boys of class 9, प्यारे बच्चों, मैं तुम लोगों को अंडर ग्रामर आई हैव टोल्ड यू पार्ट ऑफ स्पीच क्या बताया था कि शब्दभेद कितने हैं। तो शब्दभेद लिखाया था बेटा, शब्दभेद 8 है। देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। व्हाट आर दे? नाउन फर्स्ट, pronoun second, third verb, fourth adjective, fifth adverb, sixth preposition, seventh conjunction, and last one eight is interjection। तो इस तरह से बेटा मैं इन सब का तुमको अनुमान भी बता दिया था आज। अच्छा, नाउन के अंतर्गत पार्ट ऑफ नाउन, व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। इट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन। आई हैव टोल्ड यू, मैंने तुमको अंग्रेजी में संज्ञा की परिभाषा भी बता दिया है, लिखे है ना। अब बेटा काइंड्स ऑफ नाउन ये भी बता दिया। There are 5 kinds of noun. First is common noun. You have written. तुमने लिख लिया है इसको। Common, proper and material. ये 3 तुमने लिख लिया है। आ जाते हैं नंबर 4 में। नंबर 4 collective। कलेक्टिव नाउन, इसको हिंदी में कहते हैं समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। अब हिंदी में समझ गए समूह का मतलब झुंड है ना। तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं a word which shows set of words, set of animals, set of any other things, they are called collective noun। collection is called collective। इस प्रकार से बेटा ये रहा कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन, the crowd of birds। Flying। The crowd of birds are flying in the sky। Then find out which word is correct noun in this sentence। We have seen here that this word crowd in Hindi झुंड। पक्षियों के झुंड आकाश में उड़ रही हैं। ये हो गया ट्रांसलेशन। समझ आया? तो झुंड है, दल है, कोरी है,
There are 7 days in a week. Another example you can write. There are 7 days in a week. This word is collected noun in this sentence. It is second example of collected noun. Understand? It's a translation. सप्ताह में 7 दिन होते हैं. सप्ताह में 7 दिन होते हैं. There are 7 days in a week. तो सप्ताह जो है बेटा समूहवाचक संज्ञा है. इस तरह से ये रहा कलेक्टिव नाउन. एंड लास्ट वन एब्स्ट्रैक्ट. Abstract noun, it means भाववाचक. भाववाचक संज्ञा. How can you say that it is abstract noun? Then its definition first. The words who shows feeling only, can't be seen or touched, it is called abstract noun. ऐसा शब्द जो अनुभव बताता है, न उसे देख सकते और न ही उसको छू सकते, ऐसे संज्ञा शब्द को कहते हैं भाववाचक. As for example, air is blowing. Which word is abstract noun in this sentence? Then this word. Air माने देखो इसका ट्रांसलेशन हिंदी में हवा बह रही है. हवा बह रहा है. हाँ, तो इस वाक्य में देखो बेटा, हवा जो है पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ा जा सकता. दिखता है? नहीं दिखता. तो कैसे पता चल गया कि ये हवा है? जैसे अभी देख रहे हैं पंखा चल रहा है, तो उससे पता चलता है कि अरे हवा तो चल रही है ना. तो डेफिनेशन ऑफ abstract noun, we can say that a word which shows only feeling, can't be touched, can't be seen. जो देखा नहीं जा सकता, न छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, ऐसे शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा. ठीक. तो ये रहा बेटा नाउन. और इस नाउन में तुम 6वीं और 7वीं और 8वीं में पढ़े होंगे कि नाउन के मुख्य अन्य जो क्रियाएं हैं, जैसे नंबर है, जेंडर है, केस है,
इसको जानना बहुत जरूरी है। नंबर, जेंडर, केस एंड पर्सन, these are very unnecessary for grammar. सुनो इधर, पर्सन, खैर पर्सन को बाद में बताऊंगा जब प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तब। अभी देख लो नंबर। नंबर माने हिंदी में होते वचन। अब तुम जानता हो हिंदी में के वचन होते नहीं। हिंदी में बेटा दो ही वचन होता है, एक वचन और बहुवचन। अंग्रेजी में भी दो ही वचन होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। परंतु देवभाषा संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो अपने को जानना है वचन अर्थात नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल। अंडरस्टैंड? एक का जहां पर ज्ञान होता है उसको एक वचन कहते हैं, और एक से ज्यादा का जहां पर ज्ञान होता है, बोध होता है, उसको कहते हैं प्लूरल नंबर, बहुवचन। समझ में आ गया? एक बात तो याद रखना बेटा कि वचन अर्थात नंबर, देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल, है ना? Those are only one. It is called singular number, and the words who shows much is called. तो समझ में एक के ज्ञान होते तो सिंगुलर दिखे, और ज्यादा के ज्ञान होते तो प्लूरल। कुछ नियम है बेटा सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, और ये सब मिडिल स्कूल में तुमने पढ़ा होगा, समझ में आया नहीं? इसलिए मैं उसको डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, नहीं लिखवा रहा हूँ या बता रहा हूँ, ऐसी कुछ बोल दे रहा हूँ। सामान्य नियम है, एस लगा देने से एक वचन से बहुवचन बन जाता है अंग्रेजी में। एस लगा दो या एस लगा दो तो बन जाता है। जैसे बुक, बुक का प्लूरल नंबर बनाओगे तो BOOKS लिखो, बुक्स हो जाएगा। काउ, COW काउ, और जब प्लूरल नंबर बनाओगे तो COWS, ये प्लूरल हो जाएगा। परंतु कुछ में ES भी लगाना पड़ता है। हाँ, जैसे बेंच, BENCH, बेंच, ये सिंगुलर है, और जब इसका प्लूरल बनेगा तो BENCH, ES लगेगा, S वर्ड नहीं लगेगा, ES। उसी तरह से बॉक्स, BOX, ES लगेगा। तो इस तरह से बेटा कुछ ऐसे ही शब्द हैं जिसमें ES लगा करके बहुवचन बनाया जाता है। कुछ शब्द ऐसे हैं बेटा जिसमें जो है, जैसे शब्द है जिसके कोई शब्द के अंत में, जो संज्ञा के अंत में F या FE आता है, तो F या FE को हटा करके उसमें भी ES जोड़ देते हैं, तब बनता है वो बहुवचन। जैसे अभी देखा ना, वाइफ, WIFE, वाइफ माने पत्नी, और जब बहुवचन बनाया जाएगा, प्लूरल नंबर बनाया जाएगा, तो FE हट जाएगा। हाँ, WIVES लग जाएगा, वाइफ्स, ऐसा। तो कहीं पर F को हटा करके VES जोड़ते हैं, तो कहीं पर FE को हटा करके VES जोड़ते हैं। समझ में आया? और कुछ शब्द ऐसे हैं बेटा जिसमें
वाई को हटा करके IES जोड़ते हैं तब बहुवचन बनता है। जैसे सिटी, CITY, सिटी माने शहर। और जब ये बहुवचन बनाबो, प्लूरल नंबर बनाबो, तो CITY हट जाही और वो में लग जाए ऊपर जगह में IES, सिटीज। समझ रहे हैं ना बेटा? इस तरह से सिंगुलर से प्लूरल बनाने का ये नियम है। हाँ, ये सारे नियम तुम लोगों को मिडिल स्कूल में पढ़ाया गया होगा और इसलिए मैं इसकी रिवाइज कर दे रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा हूँ। उसके बाद आ जाओ, ये हो गया। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें आमूल परिवर्तन हो जाता, जैसे ऑक्स, OX, ऑक्स माने बैल। और जब बैल का प्लूरल नंबर बनाया जाएगा तो क्या होगा जानते हो? ऑक्स का ऑक्सेस नहीं होता, ऑक्स का ऑक्सन होता है। समझ में आया? तो कुछ शब्द में इस तरह से अमूल पर OXEN ऐसा हो जाता है। तो ये रहा नंबर। और जेंडर, जेंडर की बड़ी विचित्रता है। देख लो, जेंडर माने होता है, हिंदी में लिंग कहते हैं इसे। बेटा हिंदी में दो है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में 3, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ये संस्कृत। परंतु अंग्रेजी में 4। देखे, तीनों लैंग्वेज में अलग अलग है। हिंदी 2, संस्कृत 3 और अंग्रेजी 4। There are 4 kinds of gender in English. What are they? First is masculine gender. Number 8, पुल्लिंग। उस जाति का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं masculine gender. As example of masculine gender, ox, बैल, है ना? मैन, मैन माने आदमी, पुरुष। ये है क्या? मैस्कुलाइन जेंडर। बॉय, मैस्कुलाइन जेंडर। अब सेकंड है बेटा फेमिनाइन। फेमिनाइन कहते हैं FEMININE, फेमिनाइन, GENDER। फेमिनाइन जेंडर माने स्त्रीलिंग। नारी जात का, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं फेमिनाइन जेंडर। एज फॉर मदर, माँ। एज फॉर गर्ल, लड़की। एज फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, aunt, masculine uncle, feminine aunt। चाचा के चाची होते थे। तो ये रहा फेमिनाइन जेंडर। नंबर थर्ड है बेटा न्यूटर। न्यूटर जेंडर माने निर्जीव, जिनमें जान नहीं हो, वो शब्द मतलब न्यूटर जेंडर के अंतर्गत लेके
एस फॉर गेट, दरवाजा। एस फॉर वुड, लकड़ी, है ना। तो ऐसे शब्द जिसमें जान नहीं हो उसको कहते हैं न्यूट्रल जेंडर। लास्ट वन कॉमन। Those words who use for man and woman, जो दोनों के लिए उपयोग में आते, ऐसे शब्द के लिए शब्द लिखे थे का कॉमन जेंडर। जैसे बताओ उदाहरण, जैसे पीपुल, पीपुल माने लोग, लोग कहे से स्त्री भी है और वही में पुरुष भी है। बहुत से लोग बन जा रहे हैं ऐसे किसी, लोग में महिलाएं भी है पुरुष भी है। तो स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉयज, दे आर कॉल्ड स्टूडेंट्स। लड़के और लड़कियां सब विद्यार्थी कहलाते थे का कॉमन जेंडर। तो ये बताया बेटा 4 genders, understand? Then केस, केस कहे थे एला हिंदी में कही थे केस ला कारक। ये सब नाउन में होता है, याद रखना। They are very important things. केस हिंदी में की थे एला कारक। और तुम जानता हो हिंदी में 8 कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। परंतु अंग्रेजी में सिर्फ 4 ही कारक होता है। अंग्रेजी में 4 कारक जानते, काका 4 शब्द जानते हो? नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, possessive and nominative articles. Only there are 4 kinds of case. Mind it. First is nominative. Nominative CAS. Nominative case माने कर्ता कारक। कारक से कर्ता कारक जो काम के करते, जो ना वाक्य के प्रधानता करते हैं वही ला कर्ता कारक। जैसे we go to school every day, ये सेंटेंस में देखो, we go to school every day, इस सेंटेंस में we जो है ये कर्ता है। इसलिए वी को कर्ता कारक कहेंगे और इन इंग्लिश नॉमिनेटिव। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं तो वी इज ए नॉमिनेटिव, करता है। समझ आया? उसके बाद आ जाओ सेकेंड ऑब्जेक्टिव केस, OBJECTIV, ऑब्जेक्टिव CAS। तो ऑब्जेक्टिव केस माने कर्म कारक। अब कर्म कारक काला की जौन वाक्य में कर्ता के बाद क्रिया के संबंध जेकर से मुख्य तौर से पढ़ते अक्सर वो कर्म कारक।
हाँ, और वो कैसा का वाक्य है वही, वो सकर्मक क्रिया तब कर्म होंगे, याद रख। बोला कर्म कारक की थी, अंग्रेजी बोला ऑब्जेक्टिव केस की थी। एज फॉर एग्जाम्पल, द काउ गिव्स मिल्क, इन दिस सेंटेंस which word is object? In this sentence we know that milk is object. Understand? So we can see that milk is objective case. Number third, possessive case. Possessive case ला हिंदी कहते बेटा संबंध कारक, है ना? तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा संबंध कारक जेकर संकेत हिंदी में जान था तुमन का के की एवं संबंध कारक के अंतर्गत होगा, है ना? तो इसके बाद आते हैं नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। संबंध कारक या ऑब्जेक्ट पोसेसिव केस का एग्जाम्पल नहीं बताया क्या? एग्जाम्पल पोसेसिव केस का जिस सेंटेंस में एपॉस्ट्रोफी एस हो जाएगा तो ऐसे सेंटेंस जो है क्या कहलाएगा? पोसेसिव केस। My father's name is राम, मेरे पिताजी का नाम राम है। तब फादर से फर्स्ट आप यस लग गया ना, इन दिस सेंटेंस फादर से समझ में आ गया। अब लास्ट वन है क्या? हिंदी में कहते अलाउ वैली और अंग्रेजी में थे का थे केस। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, संबोधन कारक, समझ में आया ना? इसमें आता है बेटा, ओ हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। एग्जाम्पल देखो, हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर, हाउ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, कितना सुंदर पत्र है। तो जिसमें आश्चर्य का बोध होता है उसको कहते हैं नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। दैट्स ऑल। ठीक।